नमस्कार छात्रों। आज बीए पाठ प्रथम पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार में अपना अगला टॉपिक है सरकार के प्रमुख अंग और उसके कार्य। शासन के प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपने को ये देखना है कि सरकार किसे कहते हैं। तो जैसा गार्डनर ने कहा है कि सरकार राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसका नाम क्या है? सरकार। तो सरकार का अर्थ क्या है? सरकार राज्य का यह मूल तत्व है जो राज्य की इच्छा को निर्धारित करता है, उसे व्यक्त करता है तथा उसे क्रियान्वित करता है। राज्य अपने भाव में एक भावात्मक संस्था है जो स्वयं अपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकती। तो राज्य के जो कार्य उनका कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए सरकार राज्य का यंत्र व प्रतीक दोनों है। सरकार राज्य की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार सरकार के बिना भी राज्य कार्य नहीं कर सकता। इस पर बर्क ने कहा है कि सरकार मानव बुद्धि का एक आविष्कार है जिसके द्वारा मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं। अब सरकार के अंग, समस्त राजनीतिज्ञों ने सरकार के कार्यों के आधार पर उसे एक से अधिक अंगों में विभाजित किया है। जैसे डिग्वी के अनुसार सरकार के दो अंग माने, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। विलोबी ने इसके 5 अंग बताए हैं: निर्वाचकगण, शासन प्रबंधकर्ता, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। डीले सरकार के 7 अंग बताते हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार के अंगों का यह वर्गीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक समय में सरकार के केवल 3 अंग सर्वमान्य हैं, जो कौन कौन से हैं? पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो आज अपन देखेंगे व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो जनता के हित व कल्याण को दृष्टि में रखकर राज्य की नीतियों का निर्धारण करता है। यह कानूनों के माध्यम से राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करता है। व्यवस्थापिका क्या है? सरकार का वह अंग है जो जनता के हित व कल्याण को दृष्टि में रखकर राज्य की नीतियों का निर्धारण करता है। यह कानूनों के माध्यम से राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। अब व्यवस्थापिका का महत्व क्या है? व्यवस्थापिका सरकार का वह आधारभूत अंग है जो अन्य 2 अंगों का मार्ग निर्देशन करता है। इसके द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर ही कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं? जैसे एक इससे पहले बता दूं, विभिन्न देशों में व्यवस्थापिकाओं के अपने अलग अलग नाम हैं। जैसे उदाहरण, भारत और इंग्लैंड में संसद कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस, स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा और जापान में से डाइट कहा जाता है। सॉरी। व्यवस्थापिका के कार्य। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में व्यवस्थापिका सामान्य रूप से जो कार्य करती है वो है: पहला कार्य कानूनों का निर्माण। व्यवस्थापिका का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना है। उसका यह मौलिक कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक इच्छाओं व कठिनाइयों का विश्लेषण, सर्वेक्षण करके अपने वर्तमान कानूनों की में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करे, संशोधन करे या उनको समाप्त करे। इसके लिए वह कानूनों का प्रारूप तैयार करती है तथा उन पर विचार विमर्श करती है। आवश्यकता पड़ने पर यह वह उस प्रारूप को प्रवर समितियों के पास भेजती है तथा स्वीकृत हो जाने पर उन्हें कानून का रूप प्रदान करती है। दूसरा है संविधान में संशोधन। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को ही संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त होता है। संशोधन का यह कार्य व्यवस्थापिका संविधान में निहित प्रक्रिया के अंतर्गत ही करती है। जिन देशों का संविधान लचीला होता है वहां पर व्यवस्थापिका को ही संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, जैसे इंग्लैंड में। परंतु जिन देशों का संविधान कठोर अथवा अपरिवर्तनशील होता है
वहाँ संविधान में संशोधन करने के लिए व्यवस्थापिका को संशोधन की एक विशेष प्रणाली अपनानी पड़ती है, जैसे भारत और अमेरिका में। तीसरा कार्य है विचार विमर्श। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करने वाली संस्था ही नहीं है, बल्कि वो विचार विमर्श करने वाली संस्था भी है। व्यवस्थापिका में किसी भी विषय पर विभिन्न समुदायों, स्वार्थों व दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच खुलकर विचार विमर्श होता है। इसलिए इसे राष्ट्र के मस्तिष्क का प्रतिबिंब व लोकमत का दर्पण तथा शिकायतों की समिति आदि कहा जाता है। विचार विमर्श का यह कार्य व्यवस्थापिका निश्चित नियमों के अंतर्गत करती है, जिसे व्यवस्थापिका के कार्यों का संचालन के नियम कहा जाता है। चौथा है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका जनता की प्रतिनिधि संस्था है जिसका राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। व्यवस्थापिका प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में उस वर्ष के अनुमानित सरकारी आय व्यय का ब्यौरा स्वीकार करती है। उसकी अनुमति के बिना न तो कोई नया कर लगाया जा सकता और न सरकार द्वारा कोई धनराशि खर्च की जा सकती। इस प्रकार व्यवस्थापिका का राष्ट्र वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। अपने इसी कार्य के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा अन्य दोनों अंगों से सर्वोच्च हो जाती है। और पांचवा है प्रशासन पर नियंत्रण। जैसा कि लास्की ने कहा कि व्यवस्थापिका का कार्य यह देखना है कि कार्यपालिका अपना कार्य ठीक ढंग से करती है या नहीं करती। यद्यपि व्यवस्थापिका कभी भी प्रशासन में सीधा भाग नहीं लेती, लेकिन देश के प्रशासन पर उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण करता है। संसदीय शासन में यह नियंत्रण प्रत्यक्ष होता है। ऐसे शासन में मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका में से ही चुना जाता है तथा उसी के प्रति वो उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक व्यवस्थापिका का उसमें विश्वास हो। व्यवस्थापिका को मंत्रिमंडल के सदस्यों से पूरक प्रश्न पूछने, उसके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि अंतः अविश्वास का प्रस्ताव लाने का अधिकार होता है। छठी है न्यायिक कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। जैसे इंग्लैंड में लॉर्ड सभा वहाँ के अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग का निर्णय सीनेट ही करती है। और भारत में भी संसद का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों व लोकसभा के सदस्यों के विरुद्ध महाभियोग लगाने व निर्णय करने का अधिकार है। तो व्यवस्थापिका संसद के सदस्यों अथवा निजी व्यक्तियों को भी दंडित कर सकती है यदि उनके द्वारा व्यवस्थापिका का अपमान किया गया हो। इसी प्रकार फ्रांस में गणराज्य परिषद राष्ट्रपति तथा किसी मंत्री पर महाभियोग लगाए जाने पर न्यायालय का कार्य करती है। निर्वाचन संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। जैसे फ्रांस में व्यवस्थापिका वहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। स्विट्जरलैंड में वहाँ की संसद मंत्रिपरिषद, प्रधान, सेनापति व न्यायाधीशों का चुनाव करती है। और भारत में भी राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्यों के व राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, फेडरल काउंसिल के लिए 7 सदस्यों का निर्वाचन करती है। इसी प्रकार जापान में सम्राट द्वारा मनोनीत प्रधानमंत्री को वहां की डाइट द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 8वां समितियों व आयोगों की नियुक्ति। व्यवस्थापिका समय समय पर आवश्यकता अनुसार समितियों व आयोगों की नियुक्ति करती रहती है। अमेरिका में सीनेट द्वारा जांच समिति की नियुक्ति की जाती है। ये समितियां कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखती हैं। सीनेट स्वतंत्र न्यायिक आदेशों की रचना भी करती है जिस पर कार्यपालिका को नियंत्रण नहीं होता है। भारत में संसद समय समय पर आयोगों व जांच समितियों की नियुक्ति करती है। इंग्लैंड व अमेरिका की तरह ही भारत में भी सरकारी निगमों की रचना की गई है। इन निगमों के कार्यों पर संसद का पूर्ण नियंत्रण रहता है। तो इससे स्पष्ट है कि वर्तमान समय में व्यवस्थापिका
केवल विधि निर्माण का कार्य ही नहीं करती, लोकतांत्रिक जनहितकारी राज्य में व्यवस्थापिका का संबंध उन सब कार्यों से है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इस पर प्रोफेसर गार्डनर ने ठीक कहा है कि अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण करने वाला अंग ही नहीं, अपितु इसके साथ साथ वह अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य भी करता है, जैसे निर्वाचन, न्यायिक, निर्देशन तथा कार्यपालिका संबंधी कार्य। तो ये थे व्यवस्थापिका का कार्य क्या क्या है।